Hello, welcome student. This is the third lecture of relational database lesson, and today we are going to start with a brief history of MySQL. In class 11 and 12 you are going to study MySQL as a database management system. It is a very popular database management system because it is powerful, it is relational database, and the most important thing is it is free of cost. MySQL is a freely available open source relational database management system. ओपन सोर्स मतलब कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है सबके लिए. इफ़ वी वांट टू मॉडिफाई इट, इफ़ वी वांट टू चेंज समथिंग, देन वी कैन डू. इट इज़ यूज्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. देखो SQL यहाँ पे यूज़ किया जाता है. SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इसका फुल नेम हमेशा याद रखिएगा कि MySQL इज़ अ RDBMS and is based on the concept of SQL. That means SQL language is used in MySQL. Now it is downloadable from the site www.mysql.org. I'll suggest you all download this software from internet and then install in your computers. इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आगे वाले लेसन्स में हम प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे. इन अ MySQL डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टेबल्स. MySQL डेटाबेस में हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं एंड टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. MySQL डेटाबेस कैन कंटेन मेनी टेबल्स एट वंस and store thousands of individual records. MySQL provide you with a rich set of features that support a secure environment for storing, maintaining and accessing data. तो ये एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे हम थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स बना सकते हैं, जिसमें लैक्स ऑफ रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं, और इसका यूज़ करके हम आसानी से डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑल ऑपरेशन दैट we want we can perform in our database if we are using MySQL. Moving forward, MySQL was created and is supported by MySQL AB. MySQL AB is an organization which created MySQL. It is a Sweden based company. The company is now subsidiary of Sun Microsystem. Sun Microsystem is an organization, is a software development company which overtaken this particular MySQL AB. उसने खरीद लिया है इस कंपनी को. Then which holds the copyright of most of the code base. On April 2009, 20th April 2009, Oracle Corporation, which develops and sells the popularity Oracle database, announced a deal with Sun Microsystem, and now Sun Microsystem and Oracle are tied together to make MySQL available free of cost. One more thing that is important here, the chief inventor of MySQL was Mikkel Windus aka Monty. इनका उपनाम था Monty. MySQL has been named after Monty's daughter May, and the logo of MySQL is a dolphin named Sakila. तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो इसका मतलब मैस्कॉट है वो एक डॉल्फिन है, नाम है उसका सकीला. किसने इसे बनाया था? देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक MySQL डेटाबेस सिस्टम की अगर हम बात करें तो MySQL डेटाबेस सिस्टम देखो दो बेसिक चीज़ पे काम करता है. एक होता है इसका क्लाइंट मॉड्यूल और एक होता है इसका सर्वर मॉड्यूल. हम MySQL को एज अ सर्वर भी रन कर सकते हैं, मतलब एक सर्वर कंप्यूटर पे हमने इसको इंस्टॉल कर दिया और कई सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स का यूज़ करके उस पर जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर रहे हैं. जैसा कि बैंक्स में होता है कि डेटा स्टोर किया जा रहा है सर्वर पे और डिफरेंट कंप्यूटर्स का यूज़ करके, ATM का यूज़ करके या बैंक के जो कंप्यूटर्स हैं उनका यूज़ करके हम केवल डेटा को एक्सेस करते हैं. तो ये चीज़ हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MySQL. तो दो मॉड्यूल इसमें होते हैं, सर्वर मॉड्यूल और क्लाइंट मॉड्यूल.
So the key role of database management system is to information management. A database server is a key to solving the problem of information management. जो DBMS सर्वर होता है इसका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन को आसानी से स्टोर किया जा सके, जैसे हम चाहें उसको रिट्रीव कर सके, मल्टी डायमेंशनली उसको रिट्रीव कर सके, अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर रिट्रीव कर सके। और अगर हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो ये उसको भी सपोर्ट कर सके। दैट इज द यूज ऑफ any database system or any database server. Now, in general, a server must reliably manage a large amount of data in a multi-user environment so that many users can concurrently access the same data. इसका एक और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डेटाबेस इस तरीके का होना चाहिए कि अगर क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में इसको एज एक सर्वर पे रखा गया है तो थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ यूज़र एक साथ इस डेटाबेस सिस्टम पे स्टोर डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, जैसा कि बैंक्स में होता है। और अगर इसी चीज़ को ठीक प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता है तभी जो सर्वर है वो हैंग होने लगता है, या जो आप देखते होंगे कि सर्वर डाउन हो जा रहा है जब लोड पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स तभी अराइज होती है जब इसको अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है, इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है। A database server must also prevent unauthorized access and provide efficient solution for the future recovery. दो और चीज़ें जो हमारे डेटाबेस को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो पहली चीज़ ये है कि इफ़िशियंट एक्सेस के लिए ऑथेंटिकेशन पॉलिसी यूज़ करना, कि अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके डेटाबेस को यूज़ ना कर सकें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो यूज़र नेम और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड है तभी हमारे डेटाबेस सिस्टम को कोई यूज़ कर पाएगा। और अगर और ज़्यादा सिक्योरिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे केसेस में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का, जैसे जावा का, पाइथन का यूज़ करके हम और भी बड़े लेवल के ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर इसमें इम्बैड कर सकते हैं, जैसे वन टाइम पासवर्ड, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, या बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन जहाँ पे थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट का यूज़ करके हम अपने डेटाबेस को यूज़ करें, एक्सेस करें। तो वो चीज़ आगे की बात है वो, और जब हमारी सिक्योरिटी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है देन वी प्रेफर यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट। अदरवाइज यूज़र नेम एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज़ वैलिड and is sufficient to protect the database system. Now moving forward, MySQL database system refers to the combination of MySQL server instance and MySQL database. तो देखो दो चीज़ें यहाँ पे होती है, MySQL server instance होता है और उसका database होता है। MySQL operate using client server architecture in which the server runs on the machine containing the database and client connect to the server over a network. तो यहाँ पे क्या होता है, जो सर्वर मॉड्यूल है वो सर्वर पे रन करता है और वो कनेक्ट होता है MySQL डेटाबेस से, और उसको एक्सेस करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कुछ भी हो सकते हैं, मोबाइल से एक्सेस कर रहा हूँ, ATM से एक्सेस कर रहा हूँ, कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा हूँ, लैपटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं MySQL सर्वर इंस्टेंस से। तो सर्वर इंस्टेंस इस तरीके का होना चाहिए, इस कैपेबल होना चाहिए दैट कैन हैंडल अ वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स एट द सेम टाइम concurrently. Then after, typically MySQL supports on Windows XP, Windows Server 2003, Red Hat, Fedora Linux, Debian Linux, हर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये सपोर्ट करता है। बट वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट यूज़ MySQL ऑन योर मोबाइल फ़ोन। ये क्वेश्चन मेरे पास नहीं आना चाहिए कि सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, हाउ कैन वी यूज़ इट। विदाउट कंप्यूटर यू कैन नॉट डू द कोडिंग इन MySQL. Okay. Now, there are the two modules in MySQL, the server module and client module, जो यहाँ पे दिया हुआ है। The server listens for the client request coming in over the network and accesses database content according to those requests and provide that to the client. तो देखो सर्वर का काम क्या है, वो लिसन करता रहता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को। जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, पहले ये ऑथेंटिकेट करता है कि क्लाइंट वैलिड है कि नहीं यूज़र नेम और पासवर्ड के आधार पे, फिर उसके रिक्वेस्ट को लेता है और लेने के बाद प्रोसेस करता है और उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है उसको फिर क्लाइंट के पास भेज देता है।
Client are programs that connect to the database server and issue queries in a pre-specific format. और client ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो database server से कनेक्ट होते हैं और प्री स्पेसिफिक फॉर्मेट में, प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट में सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेरीज डिज़ाइन करते हैं, जो नेक्स्ट लेसन में, अगली क्लास में आप देखना स्टार्ट कर दोगे कि व्हाट इज क्वेरी. Now, MySQL is compatible with standard-based SQL, structured query language. The client program may connect the server programmatically. That means meaning a program call for the server during the execution or manually. तो देखो दो तरीके होते हैं सर्वर से कनेक्ट होने के. या तो आप डायरेक्टली कोडिंग करके, मतलब कमांड टाइप करके आप सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो, जैसा आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा, वो आप आगे जब पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे. और दूसरा जो तरीका है जो आप लोग यूज़ करते आ रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली सर्वर को एक्सेस करना. जैसे आप बैंक में जाते हो, एटीएम में जाते हो, आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया और ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपका सर्वर से कम्युनिकेशन होता है और फिर नेक्स्ट पेज आ जाता है. जब आप पैसा डालते हो उतना पैसा आपके अकाउंट से घट जाता है और आपको मिल जाता है. मतलब क्या है, आप केवल बटन्स प्रेस कर रहे हो लेकिन वहाँ पे भी कमांड एग्जीक्यूट होता है, और दैट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोग्रामेटिक क्वेरीज. मतलब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी क्वेरी डाल रखे हैं और यूज़र को केवल उसके यूआई जो यूज़र इंटरफेस है उससे कम्युनिकेट करना है, उसको टाइपिंग नहीं करनी है, उसको कमांड नहीं देना है. ठीक है, तो दीज आर द टू मॉड्यूल्स, प्लीज़ लुक इट इन डिटेल. नाउ सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ MySQL. देखो यहाँ पे 10 फीचर दिए हुए हैं आपके बुक में, 11 फीचर हैं एक्चुअली, and all these features make the database MySQL a very valuable asset for us. So first is the speed. The speed of MySQL database is very fast and is compatible with all the modern database system. जैसे Oracle है और बाकी जितने भी database system हैं उनके बराबर है. अभी आप क्वेरी जब एग्जीक्यूट करोगे, आगे पढ़ोगे, तो अगर आपने क्वेरी दिया और क्वेरी देने के बाद आपको रिजल्ट मिला, उसके बीच में जो टाइम है वो भी ये देगा कि क्वेरी ओके एंड 0.00 समथिंग सेकेंड टेकन टू एग्जीक्यूट द क्वेरी. दैट मीन्स आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लगता है, और इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ वेरी फास्ट. सेकेंड थिंग इज ईज ऑफ यूज़. यूजिंग MySQL इज़ वेरी ईजी बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. जैसे आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे कि इट इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. देन आफ्टर थर्ड वन इज कॉस्ट. यहाँ पे तो कॉस्ट की कोई बात ही नहीं. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, इट इज़ ओपन सोर्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ फेवरेबल इन दोज केसेज वेयर वी डू नॉट वॉन्ट टू पे एनीथिंग टू यूज़ द डेटाबेस सिस्टम. तो एंड MySQL कम्स अंडर लैम्प. लैम्प एक इन्वायरमेंट है. L स्टैंड्स फॉर Linux, A फॉर Apache, P फॉर PHP और Perl और Python, एंड M जो इसके बीच में है वो स्टैंड करता है MySQL. तो Linux, Apache, MySQL, Python, PHP एंड Perl, ये एक सेट है आपके इन्वायरमेंट का, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हर चीज़ का, जिसका यूज़ करके हम किसी भी टाइप के एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, और ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट. तो MySQL अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड बेस्ड SQL. फिफ्थ वन इज पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी मीन्स MySQL provide portability as it has been tested with a broad range of different compilers and can work with many different platform. ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है. आप इसको किसी भी टाइप के कंप्यूटर्स पे रन कराओगे, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पोर्टेबल लैंग्वेज. देन आफ्टर डेटा टाइप, MySQL इज हैव अ रिच सेट ऑफ डेटा टाइप. तो बहुत सारे डेटा टाइप जो हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं वो भी यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं. यहाँ पे हम फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट लेसन में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे कि ये सारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारी सिक्योरिटी. तो MySQL ऑफर्स अ प्रिविलेज बेस्ड पासवर्ड
एंड यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन जो फ्लेक्सिबल होता है, सिक्योर होता है और इसके आधार पे हम आराम से अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। Then after scalability and limits, तो MySQL can handle large databases. Some real life MySQL database contain 50 million records. 50 मिलियन रिकॉर्ड इसमें होते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है. And have up to 60,000 table and about 5 trillion rows. So you can imagine this is just one example. इससे भी ज़्यादा अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो भी हम MySQL का यूज़ कर सकते हैं. मतलब नियर बाई कोई भी टाइप का अगर हमारा डेटाबेस हमें डिज़ाइन करना है, कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स हों, उनको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MySQL. लोकलाइजेशन, तो द सर्वर कैन प्रोवाइड एरर मैसेज टू द क्लाइंट इन मेनी लैंग्वेजेस, लाइक वी कैन यूज़ हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल द रिकॉग्निजेबल लैंग्वेज में हम मैसेजेस भेज सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर पे. बट इन दिस syllabus we are going to use only English as a language for communication. And the last one is client and tools. So MySQL provides several client and utility program. These include both command line program such as MySQL dump, MySQL admin, etc. With the help of those you can easily manage the MySQL database. So these are the benefits, these are the characteristics, or these are the properties of MySQL software. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग MySQL. तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है इस वीडियो में कि आप लोगों को MySQL अगर यूज़ करना है तो आपको डाउनलोड करना होगा. ये 60 to 70 MB का केवल होता है, जो हार्डली कुछ मिनट लगेंगे आप 4G स्पीड के साथ आपको डाउनलोड करने में. एक बार जब आपने डाउनलोड कर लिया तो कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको ओपन करेंगे, वो आप यहाँ पे देखेंगे. तो स्टार्टिंग MySQL इज सिमिलर वे यू स्टार्ट अदर एप्लीकेशन. जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो वैसे ही MySQL को भी स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट करने से पहले आपको उसको इंस्टॉल करना होगा. तो इंस्टॉलिंग MySQL मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, कि जैसे आप लोग बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे. बस इसको बनाते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इंस्टॉल करते समय, कि जहाँ पे पासवर्ड पूछेगा वहाँ पे या तो आप पासवर्ड डालिए और उसको प्रॉपरली रिमेंबर कर लीजिए, या इसमें एक ऑप्शन आता है यूज़ एनोनॉमस अकाउंट. तो उसको आप उस ऑप्शन को अगर चेक कर देंगे, चेक बॉक्स होता है, देन आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा और आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं. स्टार्टिंग MySQL अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर MySQL में जाएंगे, देन MySQL सर्वर, और उसके बाद MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. ये एक प्रोसेस है जिससे हम MySQL को ओपन करेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप. या हम सर्च बॉक्स में जाके डायरेक्ट अगर टाइप कर दें MySQL कमांड लाइन क्लाइंट तो भी ये ओपन हो जाएगा. अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट बटन प्रेस किया, ऑल प्रोग्राम में गए, MySQL में गए, MySQL सर्वर 5.1 है, फिर MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे हमने क्लिक किया. एक्चुअली इसके और भी कई सारे वर्जन आ चुके हैं, लेकिन आप भी प्रयास ये कीजिएगा MySQL 5.1 इंस्टॉल करने का, क्योंकि ये सबसे ईजी मेथड है और बिगिनर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ईजी टू लर्न होता है. तो इट इज़ माई रिकमेंडेशन दैट प्लीज़ डाउनलोड MySQL 5.1 ओनली ऑन योर कंप्यूटर. नाउ जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारा विंडो आएगा, ये प्रॉम्प्ट आएगा. बेसिकली ब्लैक कलर की स्क्रीन इसमें रहती है, यहाँ वाइट कलर दिया हुआ है. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. इसके ऊपर वाले टाइटल बार पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शन से जाके आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करके वाइट भी कर सकते हैं. जैसा आपको सूट करता है वैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं. जब MySQL और ग्रेटर दैन का सिंबल लिख के आ जाए तो आप समझ लीजिए आपका MySQL प्रॉपरली ओपन हो गया है. नाउ अगर आपको इससे बाहर जाना है, जैसे आपने काम कर लिया, इससे बाहर जाना है तो आप उस प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे QUIT क्विट, आप MySQL से बाहर आ जाएंगे. बाकी ये तो रहा आपके MySQL को ओपन करना और क्लोज़ करना. बाकी जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ करते हैं वो नेक्स्ट लेसन में हम MySQL कमांड्स जो नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ MySQL एंड SQL. तो इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन MySQL, all programs and user must use structured query language. SQL is set of commands that is recognized by nearly RDBMS.
ऑल RDBMS। तो अगर हम MySQL को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें SQL से फैमिलियर होना होगा, और SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो नियर बाई जितनी भी RDBMS हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उन सब में यही यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ SQL हैज़ बिकम स्टैंडर्ड फॉर द मोस्ट ऑफ RDBMS, though application program and MySQL tools often allow users to access database without directly using SQL, but these application in turn must use SQL when executing the request। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, जैसे मैं ATM का भी एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पे हमें यूज़र इंटरफेस के थ्रू अपने काम को करना होता है, लेकिन उसके भी बैकग्राउंड में SQL की क्वेरी ही यूज़ की जाती है, जो जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जब सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो वो उस समय उसको असाइन कर देते हैं। द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट एंड ऑपरेट रिलेशनल डेटाबेस विच आर सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेबल, एंड MySQL आल्सो यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये पढ़ लीजिएगा, प्योर थ्योरेटिकल है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ SQL। तो SQL लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। पहली कैपेबिलिटी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो SQL को बेसिकली हम 3 पार्ट में बांटते हैं, DDL, DML एंड TCL। TCL को हम DCL भी बोलते हैं। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डेटा manipulation language, and DCL stands for data control language, और it is also known as transaction control language, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज प्रोवाइड कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशनल स्कीमास, डिलीटिंग रिलेशन, क्रिएटिंग इंडेक्स एंड मॉडिफाइंग रिलेशनल स्कीमा। स्कीमा मतलब होता है लेवल, ये एक लैटिन वर्ड है, इसको आप आगे देखेंगे कि ये डिफरेंट लेवल्स होते क्या हैं। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो देखो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज 2 टाइप का होता है, इंटरैक्टिव और इम्बेडेड। इंटरैक्टिव मतलब जहाँ पे आपको कमांड टाइप करना होगा कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस से, और इम्बेडेड में क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर है, उसके किसी एक बटन के बैकग्राउंड में ये कोडिंग कर दी गई है SQL की, आप बटन प्रेस करते हैं और वो काम हो जाता है, आपको डायरेक्टली कोडिंग नहीं करनी है। जैसे ATM का जो एग्जांपल दिया था वो इम्बेडेड का एग्जांपल है, और जो आप नेक्स्ट लेसन में करने जा रहे हैं वो इंटरैक्टिव का एग्जांपल है। तो द SQL DML includes a query language based on both relational algebra and relational tuple relational calculus. It include also command to insert, delete and modify tuples in the database. तो इसका यूज़ करके आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में, और ये 2 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा जहाँ पे सेट थ्योरी का हम यूज़ करते हैं। देन आफ्टर एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज विथ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PLI, COBOL, Fortran, Pascal एंड C++ एटसेट्रा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। नेक्स्ट है व्यू डेफिनेशन। व्यू हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वर्चुअल टेबल। तो विद द हेल्प ऑफ MySQL एंड SQL वी कैन डिजाइन डिफरेंट व्यूज ऑन द बेसिस ऑफ वन टेबल। देन आफ्टर ऑथोराइजेशन, तो विद द हेल्प ऑफ SQL we can set the authorities, we can set the authorization rules, and on behalf of that we can check that whether a user is valid, authorized or not. Then after integrity, तो SQL provide limited forms of integrity checking. Further, products and standard of SQL are likely to include enhanced features for integrity checking. And finally, transaction control with the help of TCL, transaction control language, we can manage transactions very easily. So SQL include commands for specifying the beginning and ending of the transaction along with the commands to have a control over the transaction processing. देखो transaction क्या होता है? Transaction is collection of SQL queries. जैसे क्वेरी का काम एक काम होता है, एक क्वेरी एक काम करती है, और कई सारी क्वेरी का कलेक्शन को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, जो मतलब वो सारी क्वेरीज लॉजिकली एक ही मानी जाती है, या तो वो सारे के सारे क्वेरी कैरी आउट होंगे प्रॉपरली या कोई भी नहीं कैरी आउट होगा। जैसे अगर हम ATM से पैसा निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन,
जैसे एटीएम से पैसा निकालने के लिए पहले हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, अब कार्ड की वैलिडिटी चेक होती है, अगर कार्ड वैलिड है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं से हम बाहर आ जाएंगे, मतलब ट्रांजेक्शन फेल हो गया। अगर कार्ड वैलिड है, हमने पिन नंबर गलत डाला, पिन नंबर दूसरा स्टेप है, वहाँ पे अगर हमने कोई गलती की तो भी हमारा ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। अगर कार्ड वैलिड है, ट्रांजेक्शन मतलब हमने पिन नंबर भी सही डाला, आगे चल के अकाउंट टाइप हम गलत सेलेक्ट करें तो भी हमारा ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। कार्ड नंबर भी सही है, पिन नंबर भी सही है, ट्रांजेक्शन के लिए हमने अकाउंट नंबर भी सही सेलेक्ट किया, लेकिन हम जो अमाउंट पास कर रहे हैं विड्रॉल के लिए, उतना अमाउंट अगर हमारे अकाउंट में नहीं है तो भी हमारा ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। और अगर सारी चीज़ें सही हैं तो अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और तभी ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेसफुल होगा। तो ट्रांजेक्शन क्या होती है? कई स्टेप बाय स्टेप क्वेरीज का एक कलेक्शन, जो या तो पूरी तरीके से कंप्लीट होती हैं या कोई भी स्टेप उसका वैलिड नहीं होता है, ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से अबॉर्ट हो जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अ डेटाबेस स्कीमा is specified by the set of definitions which are expressed by a special language called DDL. The result of compilation of DDL statement is set of table which are stored in a special file called data dictionary or dictionary. तो जैसे आप डेटा को डिफाइन करते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हम टेबल बनाएंगे, व्यू बनाएंगे, इंडेक्सेस बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए हम क्रिएट क्वेरी का यूज़ करते हैं, इनको मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर क्वेरी का यूज़ करते हैं, इनको हम रिमूव करने के लिए ड्रॉप क्वेरी का यूज़ करते हैं, जो आप आगे देखेंगे भी एक एक करके। मैं इन सबको प्रैक्टिकली आपको भी दिखाऊंगा अगली वीडियोज़ में। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके स्टोर होती हैं डेटा डिक्शनरी में, जिसको हम सिंपल डिक्शनरी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एन आइडियल DDL शुड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो DDL जब हम यूज़ करते हैं तो ये 10 फंक्शंस हैं जो हमारा DDL परफॉर्म करता है। पहला है कि इट शुड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा डिवीजन सच एज डेटा आइटम, सेगमेंट, रिकॉर्ड एंड डेटाबेस फाइल। मतलब ये आपके डेटा को डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट में कि इसमें डेटा आइटम कौन है, मतलब टेबल क्या है, सेगमेंट क्या है, रिकॉर्ड क्या है। दूसरी चीज़ है इट शुड गिव अ यूनिक नेम टू ईच डेटा आइटम, टाइप, रिकॉर्ड टाइप एटसेट्रा। मतलब आपके डेटा बेस में जो भी टेबल होंगे ये मतलब डिफाइन करता है कि उन टेबल्स के नेम यूनिक होने चाहिए, एक टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उनके नाम यूनिक होने चाहिए, ये चीज़ें अचीव कराता है। थर्ड है इट शुड स्पेसिफाई द प्रॉपर डेटा टाइप। हर एक कॉलम के लिए ये प्रॉपर डेटा टाइप को स्पेसिफाई कराता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट का, तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, नेम टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर टाइप का होगा, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट टाइप का होगा, एटसेट्रा। डेटा टाइप भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। इट शुड स्पेसिफाई हाउ द रिकॉर्ड टाइप आर रिलेटेड टू मेक स्ट्रक्चर। ये भी स्पेसिफाई करता है कैसे रिकॉर्ड्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट मे डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग द प्रोग्राम यूजेस इन डेटाबेस सिस्टम। इट मे डिफाइन द लेंथ ऑफ द डेटा आइटम, मतलब डेटा आइटम की लेंथ क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाई द यूज ऑफ इट। इट मे डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज that a data item can assume, which defines the domain of the column, कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ हम इसके अंदर ले सकते हैं। Then after it may specify means of checking for errors in the data. It may specify privacy locks for preventing unauthorized access, and a logical data definition should not specify addressing, indexing and searching techniques. So these are the points that our database definition language, data definition language will enforce. Now अगर हम इसके कमांड्स की बात करें तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप ये सब इसके अंदर आते हैं। इनके बारे में अगले लेसन में हम इसके बारे में देखेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट। तो द SQL स्टेटमेंट आर क्लासीफाइड इंटू 5 प्राइमरी टाइप्स, जिसमें 3 मेन होते हैं, DDL, DML, TCL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। 2 और आ जाते हैं, सेशन कंट्रोल एंड सिस्टम कंट्रोल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं DDL कमांड्स की। तो DDL कमांड में पहली चीज़ आती है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, दिस सेक्शन ऑफ DDL कमांड इज यूज टू क्रिएट और डिफाइन और चेंज और डिलीट ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यू, इंडेक्स। जैसे क्रिएट,
यूज़ किया जाता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जैसे कभी अगर हमको टेबल क्रिएट करना, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल टेबल नेम। जैसे स्टूडेंट टेबल बनाना है तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर आगे की जो चीज़ें हैं। अगर हमें इंडेक्स बनाना है तो लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स। तो आप समझ सकते हो क्रिएट टेबल मतलब हम बता रहे हैं डेटाबेस से कि क्रिएट करो टेबल इस नाम का। वैसे ही अल्टर टेबल यूज़ किया जाता है टेबल में मॉडिफिकेशन करने के लिए। ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हैं टेबल को रिमूव करने के लिए। और भी बाकी जो कमांड्स होते हैं वो यहाँ पे आप आगे अगले लेसन में पढ़ेंगे। दूसरी जो सेट ऑफ थिंग है जो यहाँ पे हम करते हैं वो है ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस एंड रोल्स। तो विद द हेल्प ऑफ DDL कमांड, देयर आर 2 DDL कमांड, ग्रांट एंड रिवोक, जिसका यूज़ करके हम प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, और फिर जब वो काम हो जाता है तो उससे प्रिविलेजेस को, अधिकार को हम वहाँ से रिवोक करते हैं। देन आफ्टर मेंटेनेंस कमांड की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस कमांड में एनालाइज टेबल आता है, चेक टेबल आता है, रिपेयर टेबल आता है, जिसका यूज़ करते हैं हम टेबल को एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। फिर हम बात करें DML कमांड्स की, तो इन DML वी आर हैविंग 4 कमांड्स IUDS। तो पहला अगर हम बात करें तो वो S होता है। S मतलब सेलेक्ट। सेलेक्ट इज यूज फॉर रिट्रीवल। तो द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, इसको बोलते हैं सिलेक्शन या रिट्रीवल। सेकेंड थिंग है I, इंसर्शन। तो द इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। फिर U मीन्स अपडेशन, that means modification of information in the database, and D for deletion, that means deletion of information from the database। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब सेलेक्ट मतलब इंसर्शन, सिलेक्शन मीन्स रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। तो दीज आर द 4 वर्किंग दैट वी कैन डू विथ DML। Then after the DML is basically of 2 type, procedural DML and non-procedural DML। तो procedural DML में देखो, प्रोसीजर में हम ये डिफाइन करना होता है कि what to do and how to do, मतलब कैसे करना है और मतलब क्या करना है। जैसे अगर हम एम्बेडेड SQL यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रोसीजरल DML यूज़ करना होता है। एंड नॉन प्रोसीजरल DML में हमको बस केवल ये डिफाइन करना है क्या करना है, कैसे करना है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBMS। तो प्रोसीजरल DML रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट, whereas in non-procedural DML require a user to specify what data is needed without specifying how to get it. The difference between procedural DML and non-procedural DML is important for the examinations too. Please make it important and remember it. Then after next is TCL. TCL means transaction control language. तो TCL commands as already mentioned, a transaction is one complete unit of work। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, preparing report card for a student is a transaction, but it involves many steps like open student table, read data from it, open marks table, read data from it, calculate percentage and grade, write the computed result into the result file, and finally close the 3 tables। तो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि पहले हम स्टूडेंट टेबल ओपन करेंगे, उसमें से डेटा रीड करेंगे, फिर हम मार्क्स टेबल ओपन करेंगे, उसमें से डेटा रीड करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, फिर रिजल्ट वाले टेबल में लिखेंगे। अब ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। और इनमें से जैसे मान लो पहला ही टेबल हम ओपन नहीं कर पाए, एरर आ जाएगा, हम बाहर चले आएंगे। दूसरा स्टेप हम नहीं कर पाए तो भी एरर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ये एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है जो एक साथ कैरी आउट होती है। इसके लिए जो कमांड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है कमिट। कमिट क्या होता है, ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। रोल बैक, ट्रांजेक्शन से में जो चेंजेस किए गए हैं उसको अनडू करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इट अनडूज ऑल द चेंजेस। सेव पॉइंट क्या होता है, अगर हमारा बड़ा ट्रांजेक्शन है तो बीच बीच में कुछ कुछ स्टेप के बाद अगर हम सेव करना चाहते हैं तो वी यूज सेव पॉइंट कमांड टू क्रिएट डिफरेंट चेक पॉइंट्स टू सेव, एंड देन set transaction command is used to start the transaction and set the transaction command properties. So these are the topics of this lesson. Here are the solved questions. Please go through it and complete all unsolved questions in your fair copy. Hope you like this video. And if in case of any doubt, please contact to my WhatsApp number. Thank you.